सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान। सीएम ने कहा 5 साल में केंद्र से मिले 1 लाख करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने नामुमकिन को किया मुमकिन। उत्तराखंड ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व की तरक्की। दीपावली की आतिशबाजी उत्तराखंड वासियों को पड़ी भारी। उत्तराखंड की फिजा में घुला जहर। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक पहुंचा। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 3 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 5 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या 143 तक पहुंची। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केदारनाथ से आ रही खबर के साथ। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आज यानी शनिवार को भैया दूज के पावन पर्व पर परंपरा अनुसार शुभ लग्न में शीतकाल के लिए बंद हो गए। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8 बजे बंद कर दिए गए और बाबा की डोली धाम से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए प्रस्थान करते हुए रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। जबकि 7 नवंबर को बाबा की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान होगी, जहां 6 महीने तक श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। वहीं शनिवार को दोपहर 12:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हुए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। उत्तराखंड में आज बंद हुए हैं केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर के कपाट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। 5 साल में केंद्र से मिले हैं 1 लाख करोड़ रुपए, सीएम धामी ने कहा। और पीएम मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, सीएम धामी कहते नजर आए हैं। उत्तराखंड ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व तरक्की की है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर बड़ा बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है। सीएम धामी ने कहा है कि 5 साल में केंद्र सरकार से राज्य सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए मिले हैं विकास परियोजनाओं के लिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिखाया है और उत्तराखंड ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व तरक्की की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम धामी के बयान से जुड़ी हुई बड़ा बयान उन्होंने दरअसल इस वक्त दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार से राज्य सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिखाया है और उत्तराखंड ने पिछले 5 सालों में अभूतपूर्व तरक्की देखी है और काफी विकास जो है वो उत्तराखंड में हुआ है। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आए हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव और उससे ठीक पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का खुलासा एक तरीके से किया, बड़ा बयान दिया है कि 1 लाख करोड़ रुपए देवभूमि में इन्वेस्ट किए गए हैं पिछले 5 सालों में। जो केंद्र सरकार की तरफ से धनराशि राज्य सरकार को दी गई थी कि उत्तराखंड में तमाम विकास की परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए देवभूमि की राज्य सरकार को मिले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रुक करेंगे सीधे धनराज का, जानेंगे उनसे इस पर अपडेट। धनराज, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, केंद्र की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान देखने में आया है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से 1 करोड़ लाख रुपए उत्तराखंड सरकार को मिले हैं और जो विकास कार्य में लगाए जा रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ का विकास कार्य हो या फिर पूरे राज्य में किसी भी जगह कार्य हो, उसी विकास कार्य में लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में आ रहे हैं, दिख रहे हैं और तमाम तरह के विकास कार्यों में वो अपनी योजनाएं भी लगातार निकाल रहे हैं। लेकिन पूजा, आपको ये बता दें कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगता है कि जो मुख्यमंत्री एक तरीके से एक्शन मोड में है और जो 1,000 लाख रुपए करोड़ का बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है कि जो उत्तराखंड सरकार को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में ही उनका उपयोग किया जाएगा। जी
बिल्कुल। देखिए, अगले साल विधानसभा चुनाव है धनराज, और उससे पहले अब एक तरीके से देखा जाए तो सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दी है और चुनावी मोड में भी अब नजर आने लग रहे हैं। जो विपक्ष है वो राज्य सरकार के कामों को भुना रहा है, राज्य सरकार जो है अपने तरफ से किए गए उनके कार्यकाल में जो कार्य है उनको गिनवा रही है, अपने कार्यकाल की उपलब्धियां अब गिनवा रही है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिखाया पीएम मोदी ने। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो नामुमकिन था उसको मुमकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और विकास कार्य की बात करें तो जिस तरीके से देखा गया कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम तरह की योजनाएं निकाली, चाहे वो महिलाओं के प्रति योजना हो या बेरोजगारों के प्रति योजना हो, तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकाल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये होगी कि अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये चुनाव से पहले जो योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकाल रहे हैं क्या वो धरातल पर उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 2022 के चुनाव को लेकर तैयार है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार 2022 को चुनाव को लेकर बिल्कुल तैयारी भी जुटा चुकी है। और आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से दो पार्टी यहाँ पर लगातार मजबूती से अपनी सरकार बनाती आई है बारी बारी से, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इनका जो समीकरण है वो आम आदमी पार्टी बिगाड़ती हुई नजर उत्तराखंड में देखी जा सकती है। जी चलिए ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कांग्रेस ने पीएम दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने फिर किया है निराश। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है और ये बात कही है, साथ ही केदारनाथ दौरे से जो उम्मीदें थी वो धराशायी हो गई, कांग्रेस कहती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया अब सामने आई है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे ने निराश किया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि न देवस्थानम बोर्ड पर, न कुमाऊं के आपदा के पैकेज पर, न बेरोजगारों पर और न ग्रीन बोनस पर प्रधानमंत्री ने कोई घोषणा की। पीएम का प्रवचन केवल अपने चुनावी एजेंडे पर केंद्रित रहा और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम के दौरे को उत्तराखंड की जनता के लिए घोर निराशाजनक बता दिया। इन्हीं के एक्ट में जो इन्हीं की व्यवस्था है, देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के गर्भगृह का लाइव प्रसारण नहीं होगा। मैं उन लोगों के जहन में जाकर अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरी बात को अपने कसौटी पर कसें और इसका मनन करें कि क्या कोई धर्मपरायण व्यक्ति भगवान की आराधना करने में कैमरे लेकर वहां जाएगा। मैं स्वयं जब प्रभु के पास जाऊं या अपनी मां से मिलने जाऊं तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता कि मैं कैमरे के सामने अपनी मां से मिलूं या कैमरे के सामने प्रभु से प्रार्थना करूं। लेकिन यह क्या कारण था कि जहां पर नियम है कि केदारनाथ के गर्भगृह के अंदर कोई लाइव टेलीकास्ट या कोई फोटो सेशन नहीं होगा, वहां पर नियमों को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री जी को स्पेशल छूट दी गई कि आप यहां से लाइव प्रसारण कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, विकास का विरोध किसने किया? हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और तेजी से विकास की बात करें और कुछ दें, वाकई कुछ दें। लेकिन केदारनाथ के मंदिर के परिसर से देश को संबोधित करना और राजनीतिक बातें वहां से करना, विकास की बातें, क्या वही एक स्थान मिला था? केदारनाथ मंदिर का ही एक स्थान मिला था? ये उस स्थान का राजनीतिक प्रयोग कर अपने हित में साधने की कोशिश है। और एक धर्मपरायण व्यक्ति होने के नाते मैंने पहले ही कहा कि हम इस बात से आहत हैं। मैंने प्रभु से याचना की है, हे प्रभु, वो 2013 का विकराल रूप हम उत्तराखंड वासियों को पुनः मत दिखाना। हम मनुष्य हैं और ऐसे हम मनुष्यों से भूल हो जाती है। अगर हमारे राजनीतिक विरोधियों ने भी अगर ऐसी भूल की है तो प्रभु उनकी भूल को भी क्षमा करना। पुरोहितों के बारे में, हक हकूकदारियों के बारे में कोई बातें नहीं कही। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम नवंबर तक इसका कोई हल निकालेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पहले उन्होंने अक्टूबर की लाइन दी थी, अक्टूबर की डेडलाइन दी थी कि हम अक्टूबर आखिरी तारीख तक इसका हल निकाल देंगे। अब नवंबर की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये लेट लतीफी क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है क्यों लेट लतीफी कर रहे हैं? और आज पुनः आपके माध्यम से मैं तमाम हमारे पुरोहित समाज को ये आश्वासन देता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हमारी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस एक्ट के निरस्तीकरण का हम प्रस्ताव पास करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, देखिए केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। बिल्कुल पूजा, देखिए केदारनाथ जब प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां से जो उनका संबोधन था वो पूरी तरह से सियासी था, पूरी तरह से राजनीतिक था। उन्होंने वो चाहे काशी को क्योटो बनाने की बात हो या फैजाबाद को अयोध्या बनाने की बात हो,
या फिर सोमनाथ से केदारनाथ तक की बातें की, तो निश्चित रूप से एक उसका बड़ा संदेश गया। और अभी आप सुन रही थी जो कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल, उन्होंने जो आपत्तियां उठाई हैं उसका जवाब बीजेपी देगी, बीजेपी के नेता देंगे। लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो दौरा था वो पूरी तरह से सियासी था, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का संबोधन था प्रधानमंत्री का और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगला जो दशक है वह उत्तराखंड का होगा, तो निश्चित रूप से चुनाव के पहले इस तरह की बातें जो है वो सियासी रूप में ही ली जाती हैं। और चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है तो इन मुद्दों को उठाएगी ही उठाएगी। अभी मैं गणेश गुजियाल से सुन ही रहा था कि वो कह रहे थे मंदिर से लाइव टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान दिला दूं कि 2013 में जब आपदा आई थी, कांग्रेस सरकार के ही कई मंत्री वहां गए थे और उनके हर दौरे का लाइव टेलीकास्ट हुआ था और कई चैनलों ने किया था, बहुत सारे चैनलों ने किया था। तो ऐसा हो जाता है जब कोई सियासी बड़ा व्यक्ति जाता है कहीं, तो ऐसा नहीं कि वो कैमरे हायर करके ले जाता है, चैनल वालों को बुला के ले जाता है। न्यूज चैनल के लोग अपना काम करते हैं और सियासी व्यक्ति अपना काम करता है। तो उनकी आपत्तियां है, उसका जवाब बीजेपी देगी। लेकिन चुनाव के पहले निश्चित रूप से उनको एक ये मुद्दा मिल गया है। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के जो आगे की रणनीति कांग्रेस की अब क्या कुछ रहने वाली है, कुछ कहा गया है कांग्रेसियों द्वारा इस बात को लेकर? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं पूजा की जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी रणनीति है कि बीजेपी को विकास के मोर्चे पे घेरना, उसका जो घोषणा पत्र था 2017 का उसको लेकर के घेरना और खासकर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे घेरना। आपने देखा होगा कि अभी जब बाई इलेक्शन के चुनाव आए उसके ठीक बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में जब केंद्र सरकार ने कमी की तो उसको भी कांग्रेस ने कहा कि यह महंगाई के दबाव में आकर के, जो महंगाई की वजह से रिजल्ट आया उसके दबाव में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। तो एक विपक्षी के तौर पे तमाम जो पार्टियां विरोध कर रही हैं सरकार का, उनके अपने अपने तर्क है और इसका जवाब सत्ता पक्ष को देना ही पड़ेगा। चुनाव में जनता को ये बात समझानी ही पड़ेगी कि जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसका लॉजिक क्या है, क्या वाकई वह प्रैक्टिकल है या वो सिर्फ एक सियासी फैसला है। तो पूजा इसलिए जब चुनावी समय चल रहा है इस तरह की राजनीति आपको देखने को मिलेगी और इस तरह की बयानबाजी भी देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। धीरेन्द्र हर राजनीतिक अपडेट आप तक उत्तराखंड से पहुंचा रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने दरअसल बड़ा बयान दिया है, पीएम मोदी से 5 सवाल पूछे हैं और बताया है कि उनका ये दौरा चुनावी दौरा था। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को चुनावी दौरा बताते हुए ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से उत्तराखंड की जनता की तरफ से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। कोठियाल ने कहा कि वैसे तो पीएम मोदी धार्मिक यात्रा पर केदारनाथ आए थे, लेकिन केदारनाथ प्रांगण से उनका भाषण सुनकर लगा कि वो चुनावी यात्रा पर है, लिहाजा जनता की तरफ से 5 साल तो बनते ही है और 5 सवाल तो एक तरीके से बनते ही है जो उन्होंने उनकी तरफ से पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि जिन तीर्थ पुरोहितों के समर्पण और आस्था की बात आपने भाषण में कही, उनके अधिकारों पर चोट करने वाले देवस्थानम बोर्ड पर आपने क्यों कुछ नहीं कहा। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि आपके स्वागत में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी थे, जिन्होंने इस बोर्ड को ऐतिहासिक बताते हुए उसका विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों को स्वार्थी कहा और तीर्थ पुरोहित लगातार उनका विरोध कर रहे थे। तीर्थ पुरोहितों के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द कहने वाले ये भाषा क्या भाजपा की आधिकारिक लाइन है। दूसरा सवाल, और देवस्थानम बोर्ड के विरोध में मुख्य वजह परंपराओं की रक्षा है, ये भी उन्होंने कहा और आज पहली बार मंदिर परिसर के गर्भगृह के अंदर से दृश्यों को कैमरे के जरिए लाइव दिखाकर हजारों साल पुरानी परंपरा तोड़ी गई है, ये भी आरोप लगाया। पूछा कि क्या पुष्कर सिंह धामी सरकार के देवस्थानम बोर्ड द्वारा किया गया ये अपराध आपको स्वीकार्य है, और उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री धामी ने बताया था कि उत्तराखंड में आई आपदा के चलते 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। बयान के बाद 2 बार देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री उत्तराखंड आकर लौट गए हैं, लेकिन राहत पैकेज का ऐलान तो दूर की बात है, इस आपदा का जिक्र तक क्यों नहीं किया गया, उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने ये भी कहा कि अब से 5 साल पहले जो चुनावी बातें पीएम मोदी ने कही थी, आज दोबारा उन्हें दोहराया गया है। ये जनता के साथ छलावा है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन को लेकर जो चुनावी वादे भाजपा ने किए थे, धरातल पर उनकी हकीकत अब जनता जान चुकी है।
वहीं दीपावली की आतिशबाजी उत्तराखंड वासियों को भारी पड़ी है। उत्तराखंड की फिजा में अब जहर घुल गया है। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है। दीपावली के मौके पर राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर जैसे शहरों में हुई आतिशबाजी के चलते इन शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दून में दीपावली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 218 तक पहुंच चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संचित हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संचित, अभी कहां पर आपकी मौजूदगी है, वहां पे क्या हालात है प्रदूषण के? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा पूजा, इस वक्त मैं राजधानी दून में मौजूद हूं और प्रदूषण की अगर बात करें तो आप देखिए लगातार जो प्रदूषण उत्तराखंड के अंदर जो बम से होना था वो पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ के अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। इस वक्त आप मेरे पीछे का मौसम देखेंगे, माहौल देखेंगे तो हालांकि जब बात राजधानी देहरादून की करें तो यहाँ पर लोगों ने इस बार आतिशबाजी थोड़ा कम की है, तो इस वक्त यहाँ का माहौल और जो फिजाएं हैं, जो हवा है वो थोड़ी ठीक है। लेकिन बात अगर और मैदानी क्षेत्रों की करें, हरिद्वार की करें, ये आपका उधम सिंह नगर की करें, रुड़की की करें, तो यहाँ पर जो पॉल्यूशन का जो मात्रा है, जो पॉल्यूशन के तादाद है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ी हुई है, जिसको लेकर के वहाँ पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ आप देखिए कोरोना जैसी बीमारी में जहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों ने जान खोई और उसके बाद अब दिवाली के वजह से जो हवा में ये पोल्यूशन आ गया। बिल्कुल, उस दौरान हवा में अगर ये जहरीला पोल्यूशन रहेगा तो लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। संचित, एक बात को देखिए, समझना भी जरूरी है और हमारी तरफ से ये अपील तमाम देशवासियों से भी है कि प्रदूषण की जो खतरनाक गुणवत्ता दर्ज की जाती है केवल दिल्ली NCR में नहीं, प्रदूषण और ये जो एयर पोल्यूशन है ये एक नेशनल इशू है जिस पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। बिल्कुल, देखिए नेशनल इशू तो है, लेकिन अगर आपने दिल्ली और NCR की बात करेंगे तो वहाँ पर तमाम तरीके के और पॉल्यूशन भी देखने को मिलते हैं। देखिए उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में आप देखेंगे कि AC जो है, AC का इस्तेमाल लोग कम करते हैं। तमाम यहाँ पर फैक्ट्री, यहाँ पर ग्रीनरी की अगर बात करें तो ग्रीनरी थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो सिर्फ त्योहारों में देखने को मिलता है और वो भी त्योहारों में सिर्फ दिवाली वाले टाइम पर, जब दिवाली आती है, दिवाली का सीजन आता है तो उस वक्त में जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर और राज्यों के कंपैरिजन में अगर उत्तराखंड की बात करें तो जो पॉल्यूशन की मात्रा है वो उत्तराखंड की और राज्यों के कंपैरिजन में कम रहती है। और राज्यों के कंपैरिजन में कम जरूर है, लेकिन 218 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जाता है तो वो गुड में एक तरीके से अच्छी श्रेणी में दर्ज नहीं होता है, तब भी उससे हानिकारक हवा जो है वो लोगों को एक तरीके से प्रभावित संचित कर सकती है। और उसी का दरअसल मैं जिक्र कर रही थी कि प्रदूषण एक नेशनल इशू है, ये केवल दिल्ली NCR में हालांकि देखिए जो श्रेणी होती है वो सबसे ज्यादा खराब मात्रा में दर्ज की जाती है, लेकिन फिर भी प्रशासन को हर राज्य में सतर्क रहने की जरूरत है। इसको लेकर तमाम स्टेप्स उठाने की भी जरूरत है। बिल्कुल पूजा, देखिए अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार हर साल जो पटाखों के टाइम पे जब दिवाली आती है तो पटाखे फोड़ने के लिए बैन लगाता है कि इस समय पे कुछ पटाखे फोड़े जाएंगे, क्षेत्र में बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित पटाखों को कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें तो आप देखिए हिंदुओं के माफ कीजिएगा संचित, आपको रोक रही हूँ। इस दरमियान सीधे औरैया आपको लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। अब क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। हम आपको औरैया से दिखा रहे हैं जहां पे राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। को देंगे 1 किलो चीनी भी इस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। पात्र गृहस्थी परिवार को पर यूनिट, अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो एक सदस्य के खाते में 5 किलो खाद्यान्न, 5 सदस्य हैं तो 25 किलो, 7 हैं तो 35 किलो खाद्यान्न इस परिवार को भी देंगे। 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो खाद्य नमक भी इस परिवार को उपलब्ध करवाने का निर्णय सरकार ने तय किया है।
और भाइयों बहनों दिसंबर में योजना मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। मैं इसके लिए सबका अभिनंदन करता हूं। महंगाई इससे पहले भी बढ़ती थी, लेकिन सरकार राहत नहीं देती थी। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को भारी कटौती करवा दी और प्रदेश सरकार ने सहयोग करते हुए साथ में कहा कि डीजल और पेट्रोल पे 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है। डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है? सभी लोग खुश हैं। महंगाई इससे नियंत्रित होगी, आम जन को राहत मिलेगी। डीजल आम उपभोक्ता के साथ साथ किसानों के लिए इससे भारी राहत मिलेगी। और भाइयों बहनों, पेट्रोल हमारे युवाओं के साथ साथ नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी बाइक के लिए, स्कूटर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाइयों बहनों, 12 रुपए कभी आपने सुना था 12 रुपए की कमी हो रही है, लेकिन पहली बार ये भी कमी की है। तो औरैया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप लाइव सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने आज दरअसल राज्य के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है और साथ ही यूपी वासियों को एक नई सौगात दी है। वहीं देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में अब कमी आती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में दरअसल 3 नए संक्रमित मामले मिले हैं। एक भी मरीज की हालांकि मौत नहीं हुई है और सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो 143 तक पहुंच गई है। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के इस साए में देवभूमि से राहत भरी खबर थोड़ी। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी लगातार ही वैसे दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों का देखिए अगर हम जिक्र करेंगे, 3 नए संक्रमित मामले जो है निकलकर सामने आए हैं। हालांकि एक भी मरीज ऐसा नहीं जिसकी मौत हुई हो और 5 मरीज ऐसे जो ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो अब 143 पर पहुंच गई है। वहीं हम पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। राजद पार्टी पर आरोप लगाया है, कहा है कि राजद समर्थक 2012 बैच के आईएएस संजीव कुमार यादव शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं, साथ ही राजद नेताओं के इशारे पर काम करते हैं और शराब माफियाओं की मदद भी करते हैं, ये भी आरोप उन्होंने लगाया है। दरअसल भोजपुर जिलाधिकारी रहते हुए भी कई शराब माफियाओं को फाइलों में उन्होंने मदद की थी, ये भी आरोप लगाया है। और दानिश ने कहा है कि सरकार उक्त मामले की जांच कर रही है। दलों के नेताओं के शहपे बिहार काडर के 2012 बैच के आईएएस संजीव कुमार यादव लगातार शराब माफियाओं की मदद कर रहे हैं। सूबे में जहरीली शराब की कई एक घटनाओं में उनकी संलिप्तता है। भोजपुर में जिलाधिकारी रहते हुए खुले तौर पे उन्होंने शराब माफियाओं की मदद करी, जिसके तमाम एविडेंस मौजूद है और तमाम मामलों की तफ्तीश के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है और उनको भी पत्र लिखा है कि संजीव कुमार यादव 2012 बैच के जो आईएएस हैं, शराब माफियाओं के साथ उनकी क्या साठगांठ है, उसकी संलिप्तता की जांच आवश्यक है और ऐसे पदाधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो वहीं पटना के अंगम कुआं थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक व्यवसायी से 50 लाख रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दे डाला। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने एक एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसके बाद पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पटना सिटी के सम्राट पेट्रोल पंप के पास पंजाब नेशनल बैंक में 50 लाख रुपए जमा कराने जा रहे थे। व्यवसायी से अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। 9:30 बजे के आसपास 50 लाख रुपए की लूट हुई थी और 50 लाख रुपए की लूट हुई थी। लोटस ट्री प्राइवेट लिमिटेड एक तेल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फूड ऑयल के। वो आपके 0 माइल के पास ही उनका गोदाम है, घर में ही गोदाम चलाते हैं। तो घटना पहले झपट्टा के रूप में प्रतिवेदित हुई, समझने में दिक्कत हुई विक्टिम को, और फिर जब घटनास्थल का मुआयना किया गया तब वहाँ एक गोली भी मिली थी। और जब अपना कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया तो 50 लाख रुपए उनके थे। हम लोग गए भी थे पीओ पे, सिटी एसपी ईस्ट भी गए थे और हम लोग फिर बाद में पूरे दिन वहाँ टीम थी और उनके गोदाम पे भी हम लोग गए थे। तो एनालिसिस करने के बाद ये लगा कि इनका कथन सही है
50 रुपये तो होगा ही। उनका ट्रेड भी प्रॉपर है, एस्टेब्लिश ट्रेड है और हर दिन उनका ट्रांजैक्शन अच्छा खासा रहता है। संयोगवश 25 तारीख के पहले 24 और 23 दोनों दिन बैंक की छुट्टी थी, तो वो पैसा भी इनके पास था। तो हम लोग हर एंगल से अनुसंधान इसे किए और ये मानते हुए कि चूँकि इन लोगों का जो पोलदारी करता है या जो लेबर क्लास का आदमी होता है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई एक लोग हमेशा आते जाते रहते हैं और उनमें से कोई लाइनिंग दिया होगा। इसमें ये बताना ज़रूरी होगा कि इन्हीं के गोदाम के एक पिकअप की लूट जक्कनपुर थाना में कुछ दिनों पहले हुई थी, जो बाद में डिटेक्ट हुआ और गिरफ्तारी हुई। पिकअप भी बरामद हुआ, माल भी बरामद हुआ। उसमें ये पता चला था कि इनका पुराना ड्राइवर जिसने घटना करवाई थी, तो हम लोग उस दिशा में अनुसंधान कर रहे थे। लेकिन बाद में टेक्निकली जब हम लोग आगे बढ़े, एक इसमें एंगल भी खतरनाक एंगल है। अब अपराधी कितना चतुर हो गया है और ये अगेन मुझे लगता है कि हम लोग जितने डिटेल से आप लोगों को पीसी करके बताते हैं या फॉर दैट मैटर आप लोग जो अति उत्साह में बहुत सारा डिटेल पेपर में छापते हैं, जिसकी वजह से अपराधी कितना एजुकेट हो रहा है। इसमें उन लोगों ने अपराध करने के बाद दो मोटरसाइकिल से अपराध हुआ था। शाइन मोटरसाइकिल थी और अपाची मोटरसाइकिल थी, 4 लोग थे। वो लोग अपराध करने के बाद ट्रांसपोर्ट अगर होते हुए बाईपास पर टच करते हैं और दोनों मोटरसाइकिल छोड़ देते हैं, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि पुलिस कैसे अनुसंधान करती है, और दूसरी गाड़ी से फिर भागते हैं। लेकिन प्रयास कर सकते हैं पुलिस से बचने का, बचना मुश्किल होता है। अगर पुलिस पूरी ताकत लगा देगी तो अपराधी पकड़ना नामुमकिन नहीं है। तो इन लोगों को फिर हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि ये लोग उस दोनों गाड़ी से उतरकर, इंडिगो गाड़ी इन लोगों के पास थी, इन्होंने एक इंडिगो गाड़ी मंगाई थी, इनके गिरोह का था एक सदस्य जो लेके आया था, वो इंडिगो गाड़ी में चारों बैठ के भागे पुलिस को चकमा देने की नीयत से। बाद में इसका अनुसंधान हुआ तो इंडिगो गाड़ी से हम लोग पड़ताल किए, पता चला कि इंडिगो गाड़ी कहाँ से आई है। और ये पूरा का पूरा गिरोह जो है ये गया के गिरोह है, गया जिले का गिरोह है और सभी अपराधी गया जिले से आए थे। 4 अपराधी अपराध कारित करने में थे, 2 अपराधी लाइनर में थे। हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक इसमें और सहयोगी आदमी है जो कि गिरफ्तार होना बाकी है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो लोग अपराधी हैं ये लोग बिहार में कम अपराध करते हैं। जहाँ गया होने की वजह से ये लोग का मैक्सिमम आपराधिक इतिहास छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में, और बड़ा बड़ा कांड इन्होंने किया है। ज़मीन का भी वहाँ काम करते हैं लोग और ये पैसा हम लोग इसमें से बहुत कम रकम अभी बरामद कर पाए हैं। इसमें से जो लेकिन मुख्य सूत्रधार था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके अपने इतने अनुभव हैं अपराध में और इतनी बार वो जेल में रह चुका है कि पुलिस से कैसे डील करना उसको मुझे लगता है उसमें पारंगतता हासिल है। हम लोग काफ़ी उसको प्रयास किया है, लेकिन हम लोगों ने अब तक उसमें 2 लाख रुपए ही बरामद कर पाए हैं। हथियार में जो दोनों घटना में जो दोनों हथियार उपयुक्त किए गए थे वो दोनों बरामद कर लिए गए हैं। इंडिगो गाड़ी हम लोग बरामद कर दी गई और दोनों मोटरसाइकिल जिससे कि अपराध हुआ था ये मौके से ही उस दिन बरामद हुआ। चलिए, खबरों में मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।